नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मानव तंत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। मानव में परिसंचरण तंत्र। देखिए, मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है, इस मानव में परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें नंबर 1 रक्त, नंबर 2 रक्त वाहिनियां और नंबर 3 हृदय आता है। ये तीनों भाग मिलकर के मानव में परिसंचरण तंत्र को बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रक्त के बारे में। तो देखिए, रक्त क्या होता है। रक्त, इसकी पीएच 7.4 होती है, अर्थात ये हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय होता है। इसका रंग लाल होता है, जो इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ये लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ये हीमोग्लोबिन, इसमें पाई जाने वाली जो रक्त कणिकाएं होती है, उसमें एक आरबीसी जो रक्त कणिका है उसमें पाया जाता है, उसकी सतह पर पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग होता है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ऊतक क्यों है? क्योंकि ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं कौन सी? रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं कह देते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए, अब रक्त के कितने पार्ट हैं, आगे देखते हैं रक्त के पार्ट। देखिए, रक्त में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कितने भाग? 2 भाग। रक्त में मुख्य रूप से 2 भाग हैं, जिसमें एक होता है प्लाज्मा, जो रक्त का तरल भाग है, और दूसरी होती है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, ये जो रक्त कणिकाएं हैं, ये रक्त का ठोस भाग होती है। प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 55% के करीब होता है। 55% क्या होता है? रक्त में प्लाज्मा होता है। और लगभग 40 से 45% जो है, यह रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में भी वापस इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। इसमें लगभग 90 से 92% जल होता है, और बाकी जो 8 से 10% होते हैं, वो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये अपना प्लाज्मा होता है, जो रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा, जब भी हमारे चोट लगती है, तो जब खून आने के बाद जो हल्के पीले रंग का द्रव होता है, वही क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ब्लड तो रुक जाता है, लेकिन फिर वो प्लाज्मा बाहर निकलता रहता है तरल रूप में। ये प्लाज्मा होता है, जो हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है। अब देखिए, जो प्लाज्मा है वो तो तरल भाग है, रक्त कणिकाएं होती है वो ठोस भाग होती है। ये 3 प्रकार की होती है।
नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 बिंबाणु या प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस या श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं आती है। अब हमें रक्त कणिकाओं का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए रक्त कणिकाएं क्या क्या होती है, 3 प्रकार की है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कैसी होती है ये। देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं आरबीसी का। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं। ये जो कणिकाएं होती है इनको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट, ये नाम है इसका, एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं अर्थात ये लाल रंग की होती है, तस्तरीनुमा गोलाकार संरचना में होती है। इस प्रकार से ये तस्तरीनुमा होती है इस प्रकार से, और इसकी जो सतह होती है इस सतह पर इसके लाल रंग होने का कारण इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, पिगमेंट, उसके कारण ये इसका लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का, CO2 को वापस लाने का, ये काम होता है हीमोग्लोबिन का, जो कहां पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। देखिए पूरे रक्त में जो टोटल कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं, उनमें 99% आरबीसी होती है। कितनी होती है? 99% कणिकाएं कौन सी होती है? आरबीसी कणिकाएं होती है। कितने प्रतिशत? 99%। आगे देखिए महिला में और पुरुष में इनकी संख्या में थोड़ी भिन्नता होती है। महिला में इसकी संख्या 47 लाख प्रति घन मीटर, 47 लाख प्रति घन मीटर में आरबीसी की संख्या 47 लाख प्रति घन मीटर किसमें होती है? महिला में होती है। ठीक है। और पुरुष में कितनी होती है? पुरुष में ज्यादा होती है, 47 लाख से ज्यादा होती है। कितनी होती है? 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर। ये जो आरबीसी की संख्या होती है महिला और पुरुष में होती है। चलो आगे देखते हैं। ये जो आरबीसी है इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। मतलब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। चलो ये अपने हो जाती है आरबीसी। इसके अंदर देखिए आगे एक बात और इंपॉर्टेंट आती है कि ये जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है। ठीक है। लेकिन इसका अपवाद है, केंद्रक विहीन जो कोशिकाएं होती है वो स्तनियों में तो केंद्रक विहीन होती है, लेकिन एक अपवाद स्वरूप जो ऊंट, जिराफ और एक लामा, इनकी जो परिपक्व आरबीसी होती है इनमें आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो ये आरबीसी अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी। आगे देखिए डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी क्या होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। ये हमारे शरीर के सैनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे शरीर के सैनिक। इसका दूसरा नाम जो होता है वो ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट। बहुत से प्रकार की होती है ये कणिकाएं। ठीक है। इन कणिकाओं को 2 भागों में बांटा जाता है, नंबर 1 कणिकाणु और नंबर 1 अकणिकाणु। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। नंबर 1 कणिकाणु और नंबर 2 अकणिकाणु। अकणिकाणु ये 2 प्रकार की होती है। जो कणिकाणु होती है वो वापस 3 प्रकार की होती है। एक होती है न्यूट्रोफिल्स। क्या होती है?
न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। दूसरी होती है वैसोफिल्स। वैसोफिल्स। और तीसरी होती है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स। तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। इसमें जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है वो न्यूट्रोफिल्स है, और ये हमारे शरीर के सैनिक कहलाती है। ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, या बाहरी जो भी रोगाणु प्रवेश करता है उनका ये भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती है, उनसे ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, अब देखिए ये जो कोशिकाएं होती है इसमें अकणिकाणु ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अपने जो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिकाएं होती है? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं एक कणिकाणु प्रकार की होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट भी वापस एक बी लिम्फोसाइट होती है, एक टी लिम्फोसाइट होती है। एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, देखिए एक लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट। इसमें ये एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, और एक है ये मोनोसाइट। तो ये अपने लिम्फोसाइट क्या करती है? शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। ये हो जाती है अपने WBC। एक WBC का जीवन काल देखते हैं, तो WBC का जो जीवन काल होता है यह होता है 4 से 5 दिन का। WBC का जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन का। और इसके जो मानव में इसकी संख्या है वो 7000 घन प्रति मिलीमीटर में होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7000 प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं बिंबाणु। बिंबाणु को देखें तो बिंबाणु हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कणिकाएं होती है रक्त की। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में चोट लगने वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाए या बिंबाणु की संख्या में कमी हो जाए तो रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, इसलिए ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक, अर्थात ये रक्त को बहने से रोकती है। ठीक है, बिंबाणु का जीवन काल मात्र 10 दिन का होता है। 10 दिन जीवन काल होता है इसका। जीवन काल कितना होता है? 10 दिन का जीवन काल होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या होती है लगभग 1 से 3 लाख, लगभग 3 लाख होती है इसकी। 3 लाख संख्या इसकी होती है प्रति घन मिलीमीटर में। कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, बिंबाणु की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिंबाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये केंद्रक विहीन कोशिका होती है, कणिका होती है। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में WBC और RBC का जो अनुपात है वो कितना पाया जाता है? 1:600। मतलब 600 RBC पर 1 WBC होती है। 600 RBC पर कितनी होती है? 1 WBC होती है। और देखो ये जो WBC है ये रक्त के प्रवाह के विपरीत
रक्त के प्रवाह के विपरीत रुधिर वाहिनियों की भित्तियों के सारे गमन करती है और अमीबीय गति करती है। कैसी गति करती है? अमीबीय गति करती है। ये अपना हो जाता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाएं कंप्लीट होती है। अब देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं रक्त का कार्य क्या है। रक्त का कार्य, रक्त का कार्य। देखिए, रक्त का कार्य, रक्त क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में? नंबर 1, गैसों का परिवहन। क्या करता है? गैसों का परिवहन। नंबर 2, शरीर का ताप नियंत्रित करना, है ना। ये शरीर का ताप भी नियंत्रित रखता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर, औसतन जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये नियंत्रित करने का काम कौन करता है? रक्त करता है। शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। आगे देखिए, ये हमारे शरीर में क्या करता है? हार्मोन्स का परिवहन करता है। हार्मोन का परिवहन करता है। गैसों का परिवहन, शरीर का ताप नियंत्रित करना, शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर में हार्मोन का परिवहन, ये अपने होता है रक्त का कार्य। और भी इसके रक्त के हमारे कार्य हैं। और क्या है? हमारे शरीर में रोगों से बचाव, रोगों से बचाव करने का कार्य भी कौन करता है? रक्त ही करता है। तो ये 4-5 इसके कार्य हो जाते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया अपना ब्लड कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम रक्त वाहिनियां। देखते हैं रक्त वाहिनियां क्या होती है। चलो, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। हमारे शरीर में रक्त जो है वो बंद नलिकाओं में बहता है। इस कारण हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है। और ये रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिराएं और तीसरी होती है केशिकाएं। ये केशिकाएं हैं, ने की कोशिकाएं, केशिकाएं, शिराएं और धमनी। देखिए, धमनी में जो है हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये जो होती है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और ये जो केशिकाएं होती है ये धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, और इन्हीं में रक्त से गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त से गैस विनिमय होता है। क्या होता है? गैस विनिमय। किसमें होता है? केशिकाओं के द्वारा। ठीक है, देखिए, धमनी जो होती है वो गहराई में होती है, त्वचा की गहराई में होती है, त्वचा की गहराई में। और ये जो शिराएं होती है वो कम गहराई में होती है, कम गहराई में। हमारे शरीर में जो हमें ये नसें जो दिखती है शरीर के बाहर, वो शिराएं होती है और इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी और शिराओं के कुछ अपवाद है, जिसमें एक धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद इसको कहते हैं। देखो, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन इस अपवाद में अशुद्ध रक्त बहता है, वो होती है फुफ्फुसीय धमनी।
फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए हृदय से फेफड़ों में भेजने का कार्य करती है। जबकि जो शिराएं होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। और इसमें भी एक अपवाद है, वो क्या है? वो है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा, शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और ये शुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ों से हृदय के कौन से भाग में? बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना धमनी और शिराएं। बता दिया आपको कि ये शरीर की जो त्वचा है उसमें गहराई में रहती है, ये कम गहराई में रहती है। हाँ, एक और, धमनी जो होती है ये अधिक दाब की होती है, इसमें दाब अधिक रहता है, इसमें कोई वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इसमें एक ही दिशा में रक्त बहता रहता है। जबकि इसको एक ही दिशा में रक्त बहने के लिए इसमें रक्त वापस विपरीत दिशा में नहीं जाए, इसलिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं शिराओं में, इनमें वाल्व नहीं पाए जाते। और इसकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है ताकि दाब सहन कर सके। और धमनियों के अंदर व्यास जो होता है वो व्यास कम होता है। जैसे ये धमनी है तो इसका जो ये आंतरिक व्यास होता है वो कम होता है, और इसका जो व्यास होता है शिराओं का व्यास होता है वो अधिक होता है। मतलब इसका तो आंतरिक जो व्यास होता है कम होता है, और इसका जो व्यास है वो शिराओं का व्यास होता है वो अधिक होता है। थोड़ी मतलब ये मोटाई तो इनकी कम होती है, और इनकी जो आंतरिक जो व्यास है वो आंतरिक व्यास इसका ज्यादा होता है शिराओं का। ये होती है आपके धमनी और शिराएं। केशिकाएं धमनी और शिराओं को जोड़ने का कार्य करती है, और इसमें जो गैसों का विनिमय होता है वो कौन करती है? केशिकाओं के द्वारा ही होता है। चलो, ये तो हो जाता है अपना रक्त कंप्लीट और रक्त वाहिनियां कंप्लीट। अब बचता अपना हृदय। तो दोस्तों, हृदय को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। हृदय जिसमें दोहरा परिसंचरण और हृदय की जो क्रियाविधि है उसको हम कंप्लीट करेंगे। हृदय की बाह्य संरचना और हृदय की आंतरिक संरचना, ये हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।